Hello students, welcome back. Today in this lecture we are going to study about Mendeleev's periodic table. Mendeleev's periodic table के बारे में आप ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम रिवीजन कर लेते हैं इस टॉपिक का। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल प्रपोज की गई थी एक रशियन साइंटिस्ट के द्वारा। सो इट वाज प्रपोज्ड बाय रशियन साइंटिस्ट, और क्या नाम था इनका? डिमिट्री मेंडलीव। इन्होंने जब अपनी पीरियोडिक टेबल प्रपोज की थी तो उस टाइम पर 63 एलिमेंट्स पता थे। सो ही ट्राइड टू क्लासिफाइड 63 एलिमेंट्स known at that time. At that time. अब देखो बच्चों, इन्होंने इन 63 एलिमेंट्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। कैसे क्लासिफाई करते हैं ये? तो मेंडलीव ने 63 कार्ड्स लिए। ही टुक 63 cards and mentioned the name of element on each card. तो एक पेपर का कार्ड ले लिया और इस पेपर के कार्ड पे एक एलिमेंट का नाम लिख दिया। तो फॉर एग्जांपल लिथियम। इस कार्ड पे ये प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं लिथियम की, और प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ ये दो चीज़ें और लिखते हैं, ऑक्साइड का और हाइड्राइड का फॉर्मूला। तो दो कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखे इन्होंने, एक ऑक्साइड था और दूसरा हाइड्राइड था। तो इस तरीके से जितने भी एलिमेंट्स इनको पता थे उन एलिमेंट्स का नाम, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड्स का फॉर्मूला इन्होंने मेंशन कर दिया। इसके बाद में ये इन कार्ड्स को अरेंज करना शुरू करते हैं। और किस तरीके से अरेंज करते हैं? ये अरेंज करते हैं दो पैटर्न को कंसीडर करके। ही अरेंज्ड द कार्ड्स in the increasing atomic weight. कार्ड्स को जब रख रहे थे तो जो भी एलिमेंट जिसका कार्ड इन्होंने अरेंज किया वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया ये किया इन्होंने कि जिन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स का और हाइड्राइड्स का फॉर्मूला सेम था उनको इन्होंने एक कॉलम में रखा, एक ग्रुप के अंदर रखा। ही प्लेस्ड द एलिमेंट्स हैविंग सेम फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड इन अ ग्रुप। तो ये दो चीज़ें इन्होंने की उन कार्ड्स के साथ। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को फॉलो किया और साथ साथ जिनके ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला सेम था उनको इन्होंने एक ग्रुप के अंदर रखा। तो ऐसा करने के बाद इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन these elements are arranged in the order of increasing atomic mass या atomic weight, then there is reappearance
या फिर कह सकते हैं अकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट्स को जब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में हम रख रहे हैं तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक रेगुलर पीरियड के बाद में प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं, और यहीं से इनके दिमाग में ये लॉ आ जाता है जिसको हम बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो है उसकी स्टेटमेंट हमने 10th क्लास में भी पढ़ी थी। क्या होती है? मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कहता है the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weight। तो इस तरीके से मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल जो थी वो बनाई थी इस मेथड का यूज़ करके। तो ये हो गया मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ और इसका मेथड। अब देखिए ये जो मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी ये दिखने में कैसी थी, मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी। तो मेंडलीव ने जब एलिमेंट्स को अरेंज किया था तो इन्होंने 8 ग्रुप्स बनाए थे। तो हम पहला कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, देयर वर 8 ग्रुप्स। So he arranged the elements in 8 vertical column। तो हम वर्टिकल कॉलम जो होता है उसको ग्रुप बोलते हैं, कॉल्ड ग्रुप्स। और इन ग्रुप्स को इन्होंने रोमन नंबर से लेबल किया था। दीज ग्रुप्स वर नेम्ड एज 1 to 8। रोमन न्यूमरल से इनको लेबल किया गया, नंबरिंग की गई। एक और ख़ास बात थी, ग्रुप नंबर 1 से लेके 7 जो है इसमें दो दो सब ग्रुप्स और थे। तो ये आप पॉइंट, आपको जो है वो ये पॉइंट नोट करना पड़ेगा। ग्रुप 1 to 7 हैज़ 2 subgroups labeled as कैपिटल A एंड कैपिटल B। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बना के दिखा देता हूँ कि सब ग्रुप्स जो हैं वो किस तरीके से बनाए गए थे। तो हम फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ग्रुप फर्स्ट को इन्होंने रोमन नंबर से इस तरीके से लिखा, इसमें 2 सब ग्रुप बना दिए A और B। ए जो सब ग्रुप था इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स थे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ये एलिमेंट रखे गए ए सब ग्रुप में। और बी सब ग्रुप के अंदर रखा गया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो ये 2 सब ग्रुप्स हो गए फर्स्ट ग्रुप के। दिस इज ग्रुप एंड दीज आर 2 सब ग्रुप्स। तो 1 से लेके और 7 तक जितने भी ग्रुप्स हैं इन सब के अंदर 2-2 सब ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ग्रुप 8 जो है उसमें कोई भी सब ग्रुप नहीं था। तो ये आप नोट कर लेना, देयर इज नो सब ग्रुप इन ग्रुप नंबर 8। ये पॉइंट नोट कर लेना। इसके बाद आते हैं पीरियड्स पे। पीरियड किसको बोला जाता है? जो हॉरिजॉन्टल रो होती है उसको बोला जाता है पीरियड। सो देयर वर 7 horizontal rows called periods. They were numbered as 1 to 7।
तो यहाँ पर यूज़ किया गया जो नॉर्मल अर्थमेटिक नंबर हम पढ़ते हैं उनका। तो पीरियड को हम नॉर्मल अर्थमेटिक नंबर से लेबल कर रहे हैं और ग्रुप्स को हम रोमन न्यूमरल से लेबल कर रहे हैं। तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके बाद में आपको एक पॉइंट जो है वो नोट करना है। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें 8 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड थे, लेकिन कुछ टाइम बाद में नोबल गैसेस की डिस्कवरी हो जाती है और नोबल गैसेस मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज नहीं की गई थी क्योंकि उस टाइम पर वो डिस्कवर नहीं हुई थी। तो उनकी डिस्कवरी के बाद एक सेपरेट ग्रुप बनाया गया और उस ग्रुप को बोला गया ज़ीरो ग्रुप, और ये ग्रुप रखा गया राइट मोस्ट साइड में। तो यहाँ पर हम नोट में यही पॉइंट लिखते हैं, नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड at the time when Mendeleev proposed the arrangement. So on discovery of noble gases, a zero group was introduced and placed at the extreme right of the periodic table. तो ज़ीरो ग्रुप जो है वो एक्सट्रीम राइट में बना दिया गया जिसमें सभी नोबल गैसेस को अकोमोडेट कर दिया गया। कुछ टाइम बाद में लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की भी डिस्कवरी हो जाती है। तो लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स डिस्कवर्ड लेटर वर प्लेस्ड इन 2 horizontal rows at the bottom of periodic table. तो ये एलिमेंट्स जो है वो भी बाद में डिस्कवर हुए, तो इनके लिए 2 सेपरेट हॉरिजॉन्टल रोज बनाई गई जो कि पीरियोडिक टेबल के नीचे रखी गई बाद में। तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो आप अपनी बुक्स के अंदर जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें आपको ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो दिखाई देंगे, वहाँ पर अप्लाई होते हुए मिल जाएंगे। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद में हम आ जाते हैं सिग्निफिकेंस या फिर मेरिट्स या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, MPT शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो क्या क्या इम्पोर्टेंस या फिर क्या क्या मेरिट्स थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के, ये हम यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला मेरिट आ जाता है कि इट इज़ अ मोर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हम कह सकते हैं इस पीरियोडिक टेबल को। क्यों? सो इट गिव्स अ मोर simplified and systematic arrangement of elements and their compounds. क्यों है ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट? क्योंकि यहाँ पर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप के अंदर अरेंज कर रखा है। तो अगर आपको किसी एक एलिमेंट की भी प्रॉपर्टीज़ याद हैं तो आप
उस ग्रुप के बाकी मेंबर्स की प्रॉपर्टीज़ भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ़ प्रॉपर्टी ऑफ एनी वन एलिमेंट is known, then property of other elements can be easily predicted। तो ये फ़ायदा था इस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट का। इसके बाद में आ जाते हैं हम न्यू एलिमेंट्स के प्रोडक्शन पे। तो जैसा कि आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा था, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल जब बनाई थी तो उन्होंने कुछ खाली स्पेस छोड़ दिए थे और ये बोला था कि अभी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर नहीं हुए हैं, जो हमें नहीं पता है, लेकिन फ्यूचर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे जो यहाँ पर रखे जा सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा मेंडलीव left some vacant spaces in his periodic table and proposed that some element will be discovered in the future which is unknown presently and even predicted the properties of that element। तो कोई एग्जाम्पल जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, आपको याद है इस चीज़ का? तो दो एलिमेंट्स थे जैसे कि एक्का एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के नीचे एक वेकेंट स्पेस छोड़ा गया और ये बोला गया कि यहाँ एक एलिमेंट आएगा जो अभी हमें नहीं पता लेकिन फ्यूचर में डिस्कवर होगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ एल्यूमिनियम से मैच होगी। प्रॉपर्टीज़ को भी पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया गया। बाद में जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो इसको बोला गया गैलियम। गैलियम जो है वो एल्यूमिनियम के जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, आज जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं उसके अंदर भी। इसी तरीके से एक और एलिमेंट था जिसको बोला गया एक्का सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के नीचे भी खाली जगह छोड़ी गई क्योंकि वहाँ पर भी एक एलिमेंट जो था वो प्रपोज किया गया कि अभी हमें यहाँ पर एक एलिमेंट आएगा जो नहीं पता लेकिन उसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मैच कर दी। तो ये एलिमेंट जो था इसको बोला गया जर्मेनियम। तो इस तरीके से ये दो एलिमेंट्स जो उस टाइम पर अनडिस्कवर्ड थे, इनको पहले ही प्रपोज कर दिया गया। नाम इनका इनसे ऊपर वाला जो एलिमेंट था उसके बेसिस पे रखा गया और इनकी प्रॉपर्टीज़ को पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया गया। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विच एलिमेंट इज़ कॉल्ड एक्का एल्यूमिनियम या फिर विच एलिमेंट इज़ कॉल्ड एक्का सिलिकॉन। तो आपको याद रखना है एल्यूमिनियम से नीचे गैलियम आता है, सिलिकॉन से नीचे जर्मेनियम आता है। तो ये एलिमेंट पहले ही प्रेडिक्ट कर दिए गए थे। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर कंसीडर किया जाता है, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास। देखो बच्चों, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस पॉइंट को। एक एलिमेंट है बेरिलियम। बेरिलियम का इक्विवेलेंट वेट 4.5 होता है। इसकी वैलेंसी
मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आने से पहले 3 कंसीडर की जाती थी। तो अगर इसकी वैलेंसी हम 3 मानते हैं तो इसका एटॉमिक वेट जो आएगा या एटॉमिक मास जो आएगा वो क्या आना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी, दैट इज 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो आंसर आना चाहिए 13.5 AMU। मतलब बेरिलियम जो है उसको कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, तो 13.5 जो है वो इनके बीच में लाई करना चाहिए। लेकिन बेरिलियम जो है वो प्रॉपर्टीज़ किसके जैसी शो कर रहा था, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा था। और ये एलिमेंट्स जो हैं ये कार्बन वाले ग्रुप से पहले रखे जाते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं इस चीज़ में। तो मेंडलीव ने ये बोला कि हम इसकी वैलेंसी जो है उसको गलत कंसीडर कर रहे हैं। बेरिलियम की वैलेंसी 3 नहीं 2 होनी चाहिए। अगर इसकी वैलेंसी हम 2 लेते हैं तो इसका एटॉमिक मास जो आएगा वो क्या आएगा, 9। और जब इसका एटॉमिक मास 9 आता है तो ये अपने आप अपनी करेक्ट पोजीशन पे चला जाता है, उन एलिमेंट्स के साथ चला जाता है जिसके साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं। तो इस तरीके से डाउटफुल एटॉमिक मास वाले जो एलिमेंट्स थे उनका करेक्ट एटॉमिक मास हमें पता चल पाया ड्यू टू दिस अरेंजमेंट। तो हम यहाँ पर अब किस तरीके से लिखेंगे इस चीज़ को, तो आप यहाँ पर ये मेंशन करोगे कि बेरिलियम which is having an equivalent weight of 4.5 was thought to have 3 valency. Beryllium which has equivalent weight 4.5 was thought to have 3 valency, hence the atomic weight of beryllium must be 13.5 AMU. But beryllium show resemblance in its properties to magnesium and calcium which were placed before carbon and nitrogen groups. Hence, the valency of beryllium was corrected to be 2. Hence, the atomic mass या फिर कह लो atomic weight of beryllium was found to be 9। तो इस तरीके से डाउटफुल एटॉमिक मास जो थे जिन एलिमेंट्स के, उनके एटॉमिक मास जो है वो करेक्ट कर लिए गए इस अरेंजमेंट का यूज़ करके। तो ये थे सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब हम आ जाते हैं लिमिटेशंस या फिर डीमेरिट्स। What are the limitations, or you can say that what are the demerits of Mendeleev's periodic table? सबसे पहला लिमिटेशन जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी बना हुआ है आज के टाइम पे। क्या है ये लिमिटेशन? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों, हाइड्रोजन जो है वो एक नॉन मेटल होता है, और थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल लिखा था ग्रुप फर्स्ट का। तो ग्रुप फर्स्ट का ए सब ग्रुप अगर आप देखते हो उसमें इस हाइड्रोजन को किन एलिमेंट्स के साथ रखा हुआ है? एल्कली मेटल्स के साथ। तो ये सारे एल्कली मेटल है, जबकि ये अकेला नॉन मेटल है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ एल्कली मेटल्स के जैसी शो करता है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ हैलोजेंस के जैसी शो करता है।
तो इस वजह से जो लोग मेंडलीव को अपोज कर रहे थे उन्होंने इसको एक पॉइंट बना लिया कि हाइड्रोजन जो कि हेलोजेंस के जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसको आप एल्कली मेटल्स के साथ किस लिए रख रहे हो। यहाँ पर हम लिखेंगे हाइड्रोजन विच ऑल्सो रिजेंबल इन इट्स प्रॉपर्टीज टू halogens is placed with alkali metals। तो इस पॉइंट का जस्टिफिकेशन जो है वो मेंडलीव नहीं दे पाते कि ऐसा किस वजह से वो कर रहे हैं कि हाइड्रोजन को वो एल्कली मेटल्स के साथ रख रहे हैं, हेलोजेंस के साथ क्यों नहीं रख रहे। तो ये पॉइंट बन जाता है फर्स्ट लिमिटेशन। इसके बाद में आ जाता है सेकंड लिमिटेशन, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। बच्चों आइसोटोप्स किसको बोला जाता है? आइसोटोप हम कहते हैं एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग सेम atomic number but different mass number। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हाइड्रोजन जो है इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। ये इनके एटॉमिक मास लिखे हुए हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के बेसिस पे बना रहे हो तो आपने सिर्फ इस एलिमेंट को जगह क्यों दी है पीरियोडिक टेबल में, इन दो को और क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। तो ये एक पॉइंट बना दिया गया कि व्हेन यू आर कंसिडरिंग एटॉमिक मास, व्हाई यू आर नॉट गिविंग एनी पोजीशन टू द आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट, व्हाई यू आर कंसिडरिंग ओनली वन आइसोटोप, व्हाई नॉट द अदर टू। तो ये पॉइंट बन गया मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का लिमिटेशन। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट्स वर नॉट असाइंड लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये एक लिमिटेशन बन जाता है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। अब देखिए तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है एनामोलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनको जब पीरियोडिक टेबल के अंदर रखा गया तो हमें ये देखने को मिलता है कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास ज़्यादा है वो एक ऐसे एलिमेंट से पहले रखा हुआ है जिसका एटॉमिक मास कम है। तो जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे मेंडलीव की तो इसमें टेलूरियम का एटॉमिक मास होता है 127.6 AMU और आयोडीन इसका एटॉमिक मास होता है 126.9। तो ये एक छोटा नंबर है, ये पहले आना चाहिए था, टेलूरियम बाद में आना चाहिए था, लेकिन पीरियोडिक टेबल के अंदर ये ऐसा नहीं है। पीरियोडिक टेबल में जब रखा गया तो टेलूरियम को पहले रखा गया, आयोडीन को बाद में रखा गया, क्योंकि ये जो है ये रिजेंबल करता है अपनी प्रॉपर्टीज़ में ऑक्सीजन फैमिली से और ये रिजेंबल करता है अपनी प्रॉपर्टीज़ में हेलोजेंस के साथ। तो क्योंकि प्रॉपर्टीज़ इसकी हेलोजन से मैच होती है इस वजह से इसको बाद में रखा गया और इसको पहले रखा गया। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं मेंडलीव, अपना ही पीरियोडिक लॉ वायोलेट कर देते हैं। तो आपको ध्यान होगा मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ में क्या बोला गया था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखा जाना चाहिए एलिमेंट्स को, लेकिन अपनी ही पीरियोडिक टेबल में उन्होंने इस लॉ को वायोलेट कर दिया इस केस के अंदर। ऐसे ही आपको एक और एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाएगा। ये एग्जाम्पल है कोबाल्ट और निकल का। कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास होता है 58.9, निकल इसका एटॉमिक मास है 58.7। तो कोबाल्ट जो है इसको
निकल से पहले रखा गया, जबकि इसका एटॉमिक मास जो था वो इससे ज़्यादा था। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ये बाद में आना चाहिए था, ये पहले आना चाहिए था, लेकिन इसको पहले रखा हुआ है, इसको बाद में रखा हुआ है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो हैं वो एनामोलस पेयर बना लेते हैं, मतलब हमने जो सोचा था उससे डिफरेंट, और ये इसके लिमिटेशन बन जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सम एलिमेंट्स हैविंग greater atomic mass were placed before the elements with lesser atomic mass। तो मेंडलीव इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कि उन्होंने ये जो है वो क्यों किया। तो वो सिंपली एक ही बात बोल रहे थे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑक्सीजन फैमिली से मैच होती है, इस वजह से इसको पहले रखा और इसको बाद में रखा, ठीक है। लेकिन अपने पीरियोडिक लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ये भी एक लिमिटेशन बन जाता है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की। चलिए अब और लिमिटेशन जो है वो भी यहाँ पर देख लेते हैं हम। कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स जो हैं वो एक साथ रखे गए, डिसिमिलर एलिमेंट्स ग्रुप्ड टुगेदर। तो देखो बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ग्रुप फर्स्ट का एग्जाम्पल दिया था। आपने 10th क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी होगी, तो आपको इस बात का ध्यान होगा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। और एल्कली मेटल्स कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये कैसे एलिमेंट हैं, दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव। तो आपने फर्स्ट ग्रुप में, मतलब जो ग्रुप हमने बनाए थे वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ बनाए थे। तो फर्स्ट ग्रुप में जहाँ पर आपके पास एक तरफ एल्कली मेटल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इनको हमने उसी ग्रुप के अंदर किसके साथ रख दिया, लेस रिएक्टिव मेटल्स के साथ रख दिया। तो जस्ट ओपोजिंग प्रॉपर्टीज़ आ गई एक ही ग्रुप के अंदर। तो डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ हो गई एक ही ग्रुप के अंदर, और यही जो है वो लिमिटेशन बन गया अब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का। तो सम एलिमेंट्स which do not resemble in their properties were grouped together, such as alkali metals, that is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, were placed with coinage metals, that is copper, silver, gold, which are less reactive। तो इस चीज़ का जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते मेंडलीव कि ऐसा किस वजह से हो रहा है। इसके बाद में आ जाते हैं हम लास्ट पॉइंट पे, लास्ट लिमिटेशन जो थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। तो ये लिमिटेशन आती है ग्रुप नंबर 8 से। ग्रुप नंबर 8 जो है इसके अंदर तीन तीन एलिमेंट्स को एक साथ डाला गया और तीन ट्राइड्स बनाए गए। तो ये लिमिटेशन बन गया लोकेशन या फिर पोजीशन ऑफ ग्रुप 8। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8 वर arranged in set of 3 elements, example cobalt, nickel,
सॉरी आयरन कोबाल्ट निकल, आयरन कोबाल्ट निकल। तो जब आप बाकी सभी एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर अरेंज कर रहे हैं तो इस ग्रुप के साथ ऐसा क्यों कि ग्रुप नंबर 8 के अंदर आप तीन तीन एलिमेंट्स को इकट्ठा एक जगह रख रहे हैं। तो ये पॉइंट जो है इसको मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि ऐसा किस वजह से उन्होंने किया। तो ये सभी बन गए लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और इस वजह से जो है वो इस टेबल को हम फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, इसको हम पूरे तरीके से सही नहीं मान पाते। तो जब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर ये सारी कमियां पता चली तो उसके बाद में इसको भी जनरलाइज नहीं किया जा सका, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू था जिसने हमें एक अच्छा अरेंजमेंट बनाने में काफ़ी हेल्प की। तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो है वो यहाँ पर फेल हो जाता है। अब इसके बाद में लास्ट जो कंसेप्ट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम आज के टाइम पे पढ़ते हैं ये आ जाता है अब। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी किस तरीके से होती है इसका क्रेडिट जाता है इन साइंटिस्ट को, हेनरी मॉसले। ये एक साइंटिस्ट थे जो 1913 में एक एक्सपेरिमेंट जो है उसको स्टडी कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट था अबाउट द एक्स रे emitted by the metals or elements when they are strike with an electron beam। तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे when an electron beam strike a metal then X rays are emitted from it। तो एक मेटल की प्लेट लगाई गई, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम को डाला गया, इलेक्ट्रॉन बीम इस मेटल से टकराती है और यहाँ पर एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। इस एक्स रे की फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया गया। तो इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर हम ग्राफ बनाएं फ्रीक्वेंसी का रूट और एटॉमिक नंबर के बीच में, z का मतलब है एटॉमिक नंबर और म्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी, तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है। तो मान लो यहाँ पर हमने एक एलिमेंट लिया पहले आयरन, इसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं कोबाल्ट, कोबाल्ट की प्लेट लगा दी, इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं निकल, इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं कॉपर। तो इस तरीके से मेटल की प्लेट को चेंज करते रहे, इलेक्ट्रॉन बीम डालते रहे मेटल की प्लेट पे, और जो एक्स रे निकल रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी को नोट करते रहे, और इस फ्रीक्वेंसी को एटॉमिक नंबर के साथ इन्होंने ग्राफ पे प्लॉट किया। तो फॉर एग्जांपल मान लो आयरन की जब प्लेट यूज़ की तो जो फ्रीक्वेंसी आती है वो फ्रीक्वेंसी आ रही थी इतनी। तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। तो जब एटॉमिक नंबर 26 था तो ये फ्रीक्वेंसी देखने को मिली। फिर इन्होंने मेटल की प्लेट को चेंज कर दिया, कोबाल्ट को ले आए, कोबाल्ट की प्लेट जब लगाई, इलेक्ट्रॉन बीम डाली, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, और अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो आ रही थी एक्सरे की वो चेंज हो गई और वो इतनी आई। तो उसको यहाँ पर प्लॉट कर लिया। फिर निकल की प्लेट लगाई, यहाँ पर निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को ऑब्ज़र्व किया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो देखी तो वो यहाँ पर इस तरीके से आ रही थी। तो ये जो पॉइंट्स इनको मिले मेटल की प्लेट चेंज करने से, इन पॉइंट्स को जब इन्होंने जोड़ा तो इनको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है कुछ इस तरीके की, और इसी स्ट्रेट लाइन के बेसिस पे इन्होंने एक इक्वेशन प्रपोज की। ये इक्वेशन जो है वो फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का रिलेशन बताती है। तो देखो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेटल की प्लेट चेंज करनी है, सभी मेटल की प्लेट पे इलेक्ट्रॉन बीम डालनी है। तो इलेक्ट्रॉन बीम जब भी मेटल की प्लेट से टकराती है एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं, इन एक्स रे की फ्रीक्वेंसी को नोट करना है, और ग्राफ जो बनाना है वो फ्रीक्वेंसी और इस मेटल के एटॉमिक नंबर के बीच में बनाना है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है फ्रीक्वेंसी जो है उसमें भी कंटिन्यूसली एक लीनियर चेंज देखने को मिल रहा है, और इस ग्राफ के बेसिस पे इन्होंने
ये इक्वेशन लिखी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ he proposed that under root mu is directly proportional to z। अंडर रूट फ्रीक्वेंसी जो है वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर ये एक इक्वेशन लिख के देते हैं z माइनस बी। ये इक्वेशन हेनरी मॉसले ने प्रपोज की थी, जो फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का रिलेशन बता रही है। इस रिलेशन के अंदर ए और बी क्या क्या हैं? देखिए, ए जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और बी जो है वो डिपेंड करता है ग्राफ पे, लाइन जो आती हैं उनके बीच के गैप पे। सो इन दिस इक्वेशन अंडर रूट म्यू हम कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी के अंडर रूट को, ए जो है वो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, बी जो है वो है कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन बिटवीन लाइंस, और z जो है वो है एटॉमिक नंबर। तो ये वेरिएबल्स हैं जो इस इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व थे। तो अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है? इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, ना कि एटॉमिक मास पे। तो यहाँ से इन्होंने ये प्रपोज किया ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट ही proposed that, इसको हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी बोलते हैं। द प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are periodic function of their atomic number। तो यहाँ से आ जाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। तो यहाँ पर पीरियोडिसिटी का कारण क्या है? तो पीरियोडिसिटी का कारण है यहाँ पर सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ड्यू टू द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक configuration after a regular interval of time, the properties of elements are repeated। तो ये था कारण कि जब हम एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखते हैं तो जब भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रिपीट होगा तो हमें सेम प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी। तो इस पॉइंट को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो इसका मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है बच्चों? 1s1। लिथियम का कन्फिगरेशन क्या होता है? 1s2 2s1। तो देखिए, इसके सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। इसके सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
ये कन्फिग्रेशन किसका होता है? नियॉन 3s1। तो जब भी सेम कन्फिग्रेशन रिपीट होता है S1 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 तो प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं और इसी वजह से हमें एक रेगुलर इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी मिलती है। सोडियम पोटेशियम का कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। या फिर हम क्या लिख सकते हैं? आर्गन 4s1। तो इस तरीके से इसको भी आप क्या लिख सकते हो? हीलियम 2s1। तो ड्यू टू द appearance of same electronic configuration after a regular interval of time, the properties gets repeated। तो ये था कारण पीरियड।